Hello everyone, welcome back again in this class. So today in this class we are going to discuss some special case related to what? ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को हम लोग देखने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है कुछ स्पेशल केसेस को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो आपका जो पहला केस है, जो आपका वेरी फर्स्ट केस है जो हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस में हम लोग डील करने वाले हैं, दैट इज व्हाट? अनबैलेंस प्रॉब्लम। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बैलेंस प्रॉब्लम को ऑलरेडी देख रखा है, बैलेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सारा कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दैट इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। और मैंने आपको बताया था जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, स्टार्टिंग में पूरा आपको प्रोसीजर बता रहा था कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग अनबैलेंस प्रॉब्लम को आगे हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर अनबैलेंस का सिचुएशन आता है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके पास है, तो उसको हम लोग अभी नहीं, बाद में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनबैलेंस होता कब है? जब आपका क्या है डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका डिमांड ज़्यादा हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका क्या है सप्लाई ज़्यादा हो। तो दोनों केस में हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपका जो यहाँ पे जो पहला केस है, यहाँ पे जो आपका पहला केस है, यहाँ पे हम लोग ये लेके चलते हैं कि आपका जो डिमांड है वो ग्रेटर है और सप्लाई क्या है लेस है। तो जो आपका जो पहला केस है, द वेरी फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सपोज कि आपका यहाँ पे डिमांड है D1, D2, D3 एंड फैक्ट्री है F1, F2, F3। और यहाँ पे जो आपका डिमांड है लेट अस सपोज 30 यूनिट, 40 यूनिट एंड 50 यूनिट, ओके। और यहाँ पे है आपका जो डिमांड है, यहाँ पे है 50 यूनिट, 40 यूनिट एंड 60 यूनिट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल डिमांड और सप्लाई, तो यहाँ से आपका जो टोटल सप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 + 40, 90 + 20 कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पे जो आ जाएगा आपका यहाँ से 50 + 40 90, 90 + 60 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई क्या है कम है। तो ये क्या है आपका अनबैलेंस सिचुएशन आ गई यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अनबैलेंस ऐसे केस में जहाँ पे आपको क्या है, जब आपका जो टोटल सप्लाई है वो लेस है आपका टोटल डिमांड से, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा रो ऐड करते हैं, एक डमी रो ऐड करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देते हैं उन सबको क्या देते हैं 0 देते हैं, जिससे कि आपका नेट में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उस पर कोई फर्क ना पड़े और यहाँ पे जो आपका डिमांड और सप्लाई है वो क्या हो जाए फुलफिल हो जाए। तो कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी रो ऐड कर देंगे। अब ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 40, ये 50 और ये आपका 50, ये 40 एंड दिस वन इज 60। तो यहाँ पे जो कमी थी, यहाँ पे 30 यूनिट यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे हम लोग क्या है एक एक्स्ट्रा फैक्ट्री ऐड करेंगे। एक हम लोग बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे फैक्ट्री ना F1, F2, F3, तो आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्री को ऐड करेंगे, एक डमी फैक्ट्री ऐड करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा रो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको कितना 120 है तो इसको हम लोग दे देंगे 30। और यहाँ पे जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की उसको हम लोग क्या है 0 0 0 0 प्लेस कर देंगे। तो नेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने क्या प्लेस कर दिया 0 प्लेस कर दिया। समझ में आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया इस केस में एक डमी रो ऐड करके आपने इसको बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस यहाँ पे क्या था आपका जो सप्लाई था वो लेस था डिमांड से। नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं जहाँ पे क्या है आपका जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड क्या है कम है। तो नेक्स्ट जो हम लोग केस यहाँ पे ले रहे हैं सेम है बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। दिस वन इज D1, D2, D3, F1, F2 एंड F3। यहाँ पे लेट अस सपोज ये पूरा सिचुएशन सेम है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं 50, 40 एंड 60। बट यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग ले लेते हैं 90, 40 एंड 50। तो इसको आप ऐड करेंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे
तो 9 + 40 130, 130 + 50 ये आ गया 180, ये आपका सेम रहेगा 150। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सप्लाई है वो क्या है, ग्रेटर है, आपका डिमांड क्या है, लेस है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर हम लोग रो ऐड किए थे, या आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट्री है एक तरह से जो सप्लाई कर रहा है, एक्स्ट्रा सप्लाई को हम लोगों ने ऐड किया था। अब हम यहाँ पे क्या है, हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग क्या है कॉलम ऐड करेंगे, और वहाँ पे भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको जीरो प्लेस करेंगे। हर एक ब्लॉक में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा दैट इज जीरो। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम लोग क्या है एक्स्ट्रा एक कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, दैट इज ये 90 है, ये आपका 40 है, एंड दिस वन इज 50, एंड सिमिलरली ये आपका 50 हो जाएगा, दिस वन इज 40 एंड दिस वन इज 60, और यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो जाएगा। और जो यहाँ पे अनबैलेंस क्रिएट कर रहा था 30 यूनिट, तो इसको हम लोग क्या है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने 30 ऐड कर दिया। अब आप देखिए कि जो आपका डिमांड और सप्लाई है क्या है, दोनों इक्वल है। अब इसको आपका जो प्रॉब्लम है क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तब बैलेंस सिचुएशन आ गया, बैलेंस हो गया तो हम लोग इजीली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज, जैसा हम लोगों ने पहले प्रोसीजर में देखा है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस क्या क्रिएट हो सकता है। जो आपका नेक्स्ट केस है दैट इज मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमाइजेशन, अभी हम लोग क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपको बोले कि आपको मैक्सिमाइज करना है, बट मैक्सिमाइज कहाँ पे करना होता है। आपने अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कई बारी एक अननोन लोकेशन पे आप जाते हो, अननोन सिटी में आप जाते हो, और वहाँ पे आप कैब लेते हो, ठीक है। अगर कैब वाले को या रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है, उसको अगर पता लग गया कि ये यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन है, वो कैब वाला या रिक्शा वाला या जो भी है ऑटो वाला, मैक्सिमम जो ऐसा सिचुएशन आता है, वो कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो जेन्युइन लोग होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर या कैब ड्राइवर होते हैं जो क्या चाहते हैं, आपसे मैक्सिमम कॉस्ट वसूलना चाहते हैं। दैट मीन्स आप जहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, वो आपसे मैक्सिमम अमाउंट आपसे लेना चाहते हैं। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, तो ऐसा सिचुएशन आता है कई बारी, आपको क्वेश्चन में देगा दैट इज टू मैक्सिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे क्या है, हमें कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका कॉस्ट मैक्सिमाइज हो, मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमाइजेशन का केस हो, ऐसा अगर हमारे पास कोई केस आ गया जहाँ पे हमें क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला कि इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक कि आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो, फिर आपको एज जैसे आप पहले सॉल्व करते थे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम, वैसे आप सॉल्व करो। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मैक्सिमम कॉस्ट होगा, जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 36 है, ठीक है, 36 में से सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो आपका ये पूरा ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला केस तो आपके पास ये है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना मीन्स अगर दूसरा केस ये है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है मैक्सिमाइजेशन के साथ ही, और इसमें आपको माइनस नहीं करना है, तो दूसरा जो केस है, जैसे हम लोग वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन में कर रहे थे कि रो वाइज और कॉलम वाइज क्या कर रहे थे हम लोग कि जो मिनिमम था और जो सेकेंड मिनिमम था, वो दोनों का डिफरेंस हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है मिनिमम और सेकेंड मिनिमम, जैसे लाइक आपका 12 है और 18 है, इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस लिखेंगे। तो इन सबका हम लोग ऐसे लिखते थे रो वाइज और कॉलम वाइज। उसमें जो सबसे मैक्सिमम था उसको हम लोग क्या है, उसमें जो सबसे मिनिमम था उसको हम लोग एलोकेशन दे रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारा केस अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मैक्सिमम है और जो सेकंड मैक्सिमम है, उन दोनों का हम लोग क्या है डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जो मैक्सिमम है और जो सेकंड मैक्सिमम है, उन दोनों का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। क्या क्या प्रोसीजर होता है अभी हम लोग देखते हैं। तो जो आपका पहला जो केस है, मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको क्या है कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो जो पहला है व्हाट, बाय कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम।
by subtracting from highest element to all the element of the matrix and solve it as earlier। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। जो सेकंड है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, एज मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में ही आपको सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा, इट कैन बी सॉल्व एट मैक्सिमाइजेशन एंड हियर वी राइट द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली एंड allocation we allocate the highest profit cell first। ठीक है, अब हम लोग क्या है, जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट उन सबका डिफरेंस लिख लेंगे। अब जब हम लोग एलोकेट करने जाएंगे, जब हम लोग एलोकेशन देने जाएंगे, एलोकेशन में जो भी आपका रो और जो भी कॉलम आएगा, जो भी आएगा, उसमें हमारा जो पहले केस था मिनिमाइजेशन का, तो हम लोग क्या है, मिनिमम सेल को हम लोग एलोकेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मैक्सिमम सेल होगा उसको हम लोग एलोकेशन देंगे पहले, अगर आपको एज अ मैक्सिमाइजेशन ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो। बट अगर आपको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल बनाया है ये आपका ओरिजिनल टेबल है। अब आप क्या करेंगे, 36 में से सबको माइनस कर देंगे, तो आपने माइनस करके ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ गया नया। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हैं, यही आएगा। 36 में से माइनस करेंगे, 36 में से 36 को माइनस करेंगे, देखिए आपका 0 आया। 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, ऐसे सारे जो एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट एलिमेंट हैं, उनको हम लोग माइनस करके इसको हम लोग क्या है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व एज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह। ओके, आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो केस है। तो आपका जो नेक्स्ट केस है दैट इज डिजनरेसी। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि डिजनरेसी क्या होता है। तो डिजनरेसी के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, अभी ब्लॉक बनाया है। लेट अस सपोज कि आपका कुछ ऐसा एक ब्लॉक है और यहाँ पे क्या है, एलोकेशन ये आपका आ गया और आपने कैलकुलेट किया m+n-1। ठीक है, तो आपका जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो क्या है, लेस है m+n-1 से। तो अगर ऐसा केस आता है तो आपका क्या है, ये डिजनरेसी वाला सिचुएशन आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे थे, पूरा प्रोसीजर में बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि आप अगर ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपका जो क्या होना चाहिए, m+n-1 के इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशन, और जो सारे होने चाहिए क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट लोकेशन पे होने चाहिए। दोनों मैंने बताया था। तो अब मैंने आपको बताया था कि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे अगर m+n-1 नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे। तो सेम वही सिचुएशन आ गया आपका कि अगर आपका नंबर ऑफ एलोकेशन क्या है, दैट इज लेस देन m+n-1। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पे m+n-1 क्या हो रहा है, m+n-1 क्या हो रहा है, दिस इज 3 + 3 6, 3 + 4 7 -1 कितना हो रहा है, 6। तो ये 6 आ रहा है एंड नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, दैट इज 5। तो अगर आपका ऐसा केस बन के आ रहा है, दैट मीन्स वेयर नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन m+n-1, इन दैट केस क्या होगा, आपका डिजनरेसी का केस होगा। और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजनरेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिजनरेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट होता है बट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। उसको हम लोग यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट सेल है वहाँ पे हम लोग उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, मिनिमम एलिमेंट लेते हैं बट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं और मिनिमम जो कॉस्ट एलिमेंट है यहाँ पे उस वहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे, और ऐसे प्लेस करेंगे कि जो आपका ये जो एलोकेशन है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट रहे। तो लेट अस सपोज कि अगर आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे प्लेस किया इसको, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका कोई भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म हो रहा है। तो आपको यही चाहिए, ये भी आपका क्या है, एक एलोकेशन है। तो इसको प्लेस करने के बाद भी आपका क्या एलोकेशन जो है इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है
कि कोई भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जब हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद जो इसकी वैल्यू है इसको हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, 0 प्लेस करेंगे जब हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि आपका कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, आपका कॉस्ट मिनिमम का मिनिमम हो, मीन्स कॉस्ट में आपका कोई चेंज ना आए। तो यही मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे यही है कि नाउ अप्लाइंग इनफाइनाइटली स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू एट वैकेंट मिनिमम कॉस्ट सेल सच दैट ऑल द एलोकेशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट पोजीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब पता है आपको, मीन्स आपका क्लोज लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए। और व्हेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव देन द वैल्यू ऑफ दिस इज पुट इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या है, इक्वल्स टू 0 प्लेस कर देते हैं। ओके, तो आई होप ये डिजनरेसी का केस भी आपको समझ में आ गया। डिजनरेसी का अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ESC का क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि ऐसा जो भी हम लोगों ने केसेस देखा वो सारा का सारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा होगा। तो सारे केसेस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि determine the IFS using VAM Vogel's approximation, find out maximum distribution for company when the unit transportation cost is given as below। तो यहाँ पे क्या है, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड और सप्लाई को अगर आप ऐड करें तो आपका जो डिमांड और सप्लाई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ऐड करके दिया है यहाँ पे कि जो आपका डिमांड है जो सप्लाई है यहाँ पे वो क्या आ रहा है 550 आ रहा है, और जो आपका डिमांड है वो क्या है 490 आ रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों क्या है, आपका सिग्मा AI इज नॉट इक्वल टू व्हाट, सिग्मा BI। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स आपको जो सिग्मा BI है वो क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू सिग्मा AI। दैट मीन्स जो आपका सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डिमांड आप एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे। तो डिमांड वाइल मीन्स हम लोग क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है, जिसका जो कॉस्ट होगा हर एक ब्लॉक का वो क्या होगा 0 होगा, हर एक पोजीशन का जो कॉस्ट होगा क्या होगा 0 होगा। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसी को ऐड किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया और इन सब का जो कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे क्या है, कितना लेस है, अगर आप देखेंगे कितना लेस है, आप देखिए यहाँ पे जो है ये AI है आपका 550, ये है 490, मीन्स 60 यूनिट आपको देना पड़ेगा इसको। तो ये आपका हो जाएगा 60 यूनिट। अब आपका जो प्रॉब्लम है दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या, अनबैलेंस सिचुएशन को, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने देख लिया, उसको हमने बैलेंस कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग सेपरेट करेंगे क्योंकि हमें क्या है इसमें पेनाल्टी कैलकुलेट करना होता है, तो उसको हम लोग अलग देखेंगे, और ये जो आपका डिमांड और सप्लाई है इसको हम लोग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक सेपरेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपका सेपरेट लाइन हो गया। अब इसमें हम लोग एलोकेशन देना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम, एक तो आपका 0 है एंड सेकेंड वन इज व्हाट 39, तो ये हो जाएगा आपका 39। पेनल्टी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है और सेकेंड जो मिनिमम है आपका 42 है, तो ये आपका हो जाएगा 42। ये इसमें क्या है आपका 0 है एंड सेकेंड मिनिमम दैट इज 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। आप देख सकते हैं, आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। 39, 42 एंड 40। ओके, तो ये आ गया आपका। तो अगर हम लोग सिमिलरली कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 42 एंड 41, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना है 40 एंड 50, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका 40 एंड 42, 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 39 एंड 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप यहाँ पे भी आपका जो कॉलम वाइज जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज 1, 10, 2, 6 एंड 0।
तो जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जो सबसे मैक्सिमम है दैट इज़ 42, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जो मिनिमम पोजीशन है उसको हम लोग एलोकेशन देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिनिमम है, तो इसको हम लोग एलोकेशन देंगे दैट इज़ 60। 60 देने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 110, ठीक है। अब आपका ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या है स्ट्राइक आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद अब दोबारा से हम लोग रो कॉलम वाइज हम लोग क्या है पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो कॉलम वाइज है वो तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। रो वाइज हम लोग देख लेते हैं, 39 प्लस 39 और 40 है, यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना जाएगा 42 है, 42 एंड 51, 42 एंड 51 यहाँ से आ जाएगा आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन है आपका 40 एंड 41, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं जो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम पेनल्टी दैट इज 10, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एलोकेशन देंगे। अब सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है उसको हम लोग एलोकेशन देंगे, तो इसमें सबसे मिनिमम है 40 है, तो इसको हम लोग एलोकेशन देंगे। मैक्सिमम कितना एलोकेशन दे सकते हैं 100, ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये आपका कितना बचेगा 100 बचेगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद दोबारा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी को, दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, इसका तो 1 का 1 ही रहेगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा 42 एंड 53, तो 42 एंड 53 ये हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना जाएगा 41 एंड 42 यहाँ पे आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब मैक्सिमम जो है इस ये वाला है पेनाल्टी, इसको हम लोग एलोकेशन देंगे। इसमें जो आपका मिनिमम है आपका 42, तो इसको हम लोग एलोकेट करेंगे। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 90 देने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका बचेगा 20, ओके। तो ये आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। एंड अगेन दोबारा से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। आपका कॉलम का तो सेम रहेगा जो पेनल्टी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ये 1 का 1 ही रहेगा। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 और 54, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 45 एंड 42, ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो इसका है, यहाँ पे हम लोग एलोकेशन देंगे दैट इज 39 को देंगे। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो एलोकेशन हो सकता है 180 इसका भी है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ओके। तो 0 हो जाएंगे, तो ये भी आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा और ये भी आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अब आपका बचा ये 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आप 100 दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 20 दे सकते हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका एलोकेशन हो गया, आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ओके। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ एलोकेशन अगर आप कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ एलोकेशन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलोकेशन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड m प्लस n माइनस 1 3 प्लस 5 8 माइनस 1 7 है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशन क्या है, लेस है m प्लस n माइनस 1 से। तो क्या है आपका डिजनरेसी का केस है। तो अगर ये आपका डिजनरेसी का केस है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या है, ये अगर आपका डिजनरेसी का केस है इसको ऑब्वियसली हम लोग क्या है डिजनरेसी को रिमूव करेंगे। तो डिजनरेसी को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इनफाइनेटली स्मॉल आप एलिमेंट प्लेस करेंगे यहाँ पे, और मिनिमम कॉस्ट वाले पोजीशन पे प्लेस करेंगे, और ऐसे प्लेस करेंगे मीन्स अनअलोकेटेड मिनिमम कॉस्ट वाले जगह पे आप ऐसे प्लेस करेंगे, ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे क्या है आपका एलोकेशन जो है इंडिपेंडेंट बना रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो क्लोज लूप। आपका एलोकेशन को मिला के कोई भी आपका क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आप यूजली वहाँ पे प्लेस करेंगे, और जैसा हमने ऑलरेडी प्रोसीजर आपको बता रखा है वैसे ही पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता रखा है, दोबारा से रिपीट करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में। इसके जो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस वीडियो में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वहाँ पे भी उनको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसके सोल्यूशन से रिलेटेड, इसके आगे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करके आप इसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने सारा प्रोसीजर अच्छे से देखा है, तो आप इजीली आप इसके आगे आप इसके सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी इस करंट पोजीशन पे अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर इस करंट सिचुएशन में अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आएगा आपका जो टोटल कॉस्ट जो यहाँ से आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 20080। और कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, दैट इज 42 × 90 प्लस 54 × 20 प्लस 39 × 180 प्लस 40 × 100 प्लस 42 × 100, और ये तो जीरो हो जाएगा। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। एंड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, जब आप डिजनरेसी रिमूव करके जब आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, मैं वो भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप मैच करा सकते हैं। उसका जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 20060, ये आ जाएगा। दैट मीन्स 20 रुपीज़, और ये फर्दर रिड्यूस होगा इसकी कॉस्ट। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। ये अभी करंट सिचुएशन में ये है इसका टोटल कॉस्ट। तो आई होप ये सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली आप विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज असाइनमेंट। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो अगर हम लोग बात करें असाइनमेंट प्रॉब्लम की, तो बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली द स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था दैट वाज द स्पेशल केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ऐसे ही आपका जो असाइनमेंट है दैट इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये स्पेशल केस क्यों है, मीन्स उसी से मिलता जुलता ये है, बट ये कुछ मामले में क्या है, ये डिफरेंट है। दैट मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन से ही मिलता जुलता है। इसका भी यहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो इसका एक ओवरव्यू है ट्रांसपोर्टेशन के जैसा ही है, बट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे, क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, असाइनमेंट, दैट मीन्स हम लोग क्या है, कुछ चीज़ों को असाइन करने वाले हैं। असाइन मीन्स क्या है कि जैसा कि आपने देखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या था आपका कि कुछ सप्लाई पॉइंट्स थे। ठीक है, कुछ सप्लाई पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट्स थे, और नंबर ऑफ डिमांड पॉइंट था। तो सप्लाई पॉइंट से क्या है, आप डिमांड पॉइंट्स पे आप एलोकेशन दे रहे थे। मीन्स सप्लाई पॉइंट से आपको जो भी क्वांटिटी थी, जो भी आइटम था, जो भी आपका प्रोडक्ट था या जो भी सर्विसेज था, उसको क्या है, सप्लाई पॉइंट तक आप पहुंचा रहे थे। और उससे जो भी पहुंचा रहे हो, वहाँ से जो भी आपकी कॉस्ट एसोसिएट हो रही थी, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, मीन्स टोटल कॉस्ट को वहाँ पे मिनिमाइज कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे जो असाइनमेंट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स आपका ऐसे नंबर ऑफ रोज मीन्स नंबर ऑफ सप्लाई जो है कितनी भी हो सकती हैं, और नंबर ऑफ जो डिमांड है वो कितना भी हो सकता है। दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, कोई उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। बट आपका एक कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वहाँ पे, कि जितना नंबर ऑफ सप्लाई है, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, बट जो आपका असाइनमेंट है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कुछ नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, उन नंबर ऑफ जॉब्स को सेम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, उन पर्सन को हम लोग क्या है, वो जॉब असाइन करते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि एक जॉब को एक ही पर्सन को असाइन करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि एक जॉब जो है आपका मल्टीपल पर्सन को हम लोग असाइन करते हैं, या सेम पर्सन को मल्टीपल जॉब असाइन करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक नंबर ऑफ जॉब्स को, सिंगल जॉब को सिंगल पर्सन के पास जाना चाहिए। उस पर्सन के पास ना तो दूसरा कोई जॉब होगा, ना तो इस जॉब के पास दूसरा कोई पर्सन होगा।
मीन्स 1 to 1 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हम लोग उसी असाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो यहाँ पे हम क्या है नंबर ऑफ जॉब्स को उन नंबर ऑफ पर्सन को इंडिविजुअली 1-1 करके असाइन करना है। कैसे असाइन करना है, जिससे कि हमारा कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे आपका जो डिमांड और सप्लाई जो था अलग अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे सेम नंबर ऑफ जॉब्स भी सेम नंबर ऑफ जॉब्स भी यहाँ पे होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ पर्सन उतने नंबर ऑफ जॉब्स, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे सिमिलर है आपका ट्रांसपोर्टेशन से और क्या इसमें डिसिमिलरिटी है, ठीक है। अभी हम लोग उसको अलग देखेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको दोबारा से डिस्कस करूंगा क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, बट अभी के डिस्कशन से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात करें, अगर असाइनमेंट में हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें, तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे क्या था आपका कि मिनिमम जेड, दैट मीन्स हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एंड अगेन सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to m, ठीक है, एक्स आई जे सी आई जे, ये था आपका। बट यहाँ पे जो m और n है, यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट एसोसिएट होगा क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n एंड सिग्मा आई जे इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई जे सी आई जे, ये हो जाएगा आपका। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं उस सबको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हूँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट है, दैट मीन्स असाइनमेंट प्रॉब्लम आर स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड इट डिफर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू ग्राउंड पे डिफर करता है। क्या क्या डिफरेंस है, दोनों मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है द ऑप्टिमल सोल्यूशन विल ऑलवेज the optimal solution always be such that there will be one allocation in each row and each column, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका एलोकेशन क्या मतलब क्या होना चाहिए कि हर एक, ऑब्वियसली ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगर हर एक पर्सन को एक इंडिविजुअल जॉब आप असाइन करोगे, किसी भी एक पर्सन को आप मल्टीपल जॉब नहीं असाइन करोगे और किसी एक जॉब पे आप मल्टीपल पर्सन को नहीं लगाओगे। हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग सिंगल पर्सन अगर असाइंड है तो ये कंडीशन क्या है, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी, पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है, हर एक जॉब के लिए एक सिंगल पर्सन को ही हम लोग असाइनमेंट देंगे, मल्टीपल को हम लोग यहाँ पे चांस नहीं देंगे। तो सारी चीज़ें कैसे हम लोग करेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉस्ट एसोसिएट होगा, आप देख सकते हैं मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n, जे इक्वल टू 1 to n, सी आई जे एक्स आई जे। तो यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट होगा, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट बनेगा, आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई एक्स जो है, यहाँ पे कोई कॉस्ट तो है, नंबर ऑफ यूनिट तो है नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप तो कोई नंबर ऑफ यूनिट है नहीं, तो या तो वहाँ पे जहाँ पे आपने असाइनमेंट दिया है वहाँ पे 1 रखोगे, जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है वहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है, समझ में आ गया। या तो आप जहाँ पे असाइनमेंट दियो वहाँ पे 1 होगा और जहाँ असाइनमेंट नहीं दियो वहाँ पे 0 होगा। 1 से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। एक जॉब है, एक पर्सन है, उसको असाइन करना है। तो जैसा कि आप वहाँ पे लिख रहे थे डिमांड और सप्लाई आप लिख रहे थे, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि क्या है, अगर कोई पर्सन है तो उसको क्या है, एक सिंगल ही जॉब चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1। और जॉब्स की जो आपका जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 पर्सन। तो ये सबको पता है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स दिया रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग ये लेते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई आपका कॉलेज है, ठीक है, कोई आपका कॉलेज है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लेट अस सपोज आपके कॉलेज में आपका जो लैब है, ठीक है, जो प्रोडक्शन का जो लैब है
वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और रिक्रूटमेंट आपको पता है कि प्रोडक्शन लैब में बहुत सारे क्या है लैब्स होते हैं, लाइक आपका फाउंड्री लैब हो गया, मशीनिंग लैब हो गया, कारपेंटरी लैब हो गया, ऐसे कई सारे लैब हैं। तो हम लोग यहाँ पे 4 लैब को ले रहे हैं, उसके लिए 4 पर्सन को हायर किया गया, ठीक है। और उनको उनकी एक्सपेक्टेशन पूछी गई, ठीक है। उनको चारों लैब के उनको बोल दिया गया कि ये लैब हैं, सभी लोग अपने हर एक लैब में, ठीक है, जॉब करने का अपना अपना जो कॉस्ट है वो आप बताइए। सबने अपना अपना कॉस्ट बताया, तो उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास है और इस जो आपका रो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे आपको क्या है नंबर ऑफ जॉब्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो जो जॉब्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मशीनिंग, फाउंड्री, वेल्डिंग एंड कारपेंटरी, ये 4 टाइप के जॉब्स हैं आपके प्रोडक्शन लैब के ही हैं, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 है, 4 नंबर ऑफ पर्सन है जो भी है यहाँ पे जो वर्क करना चाहते हैं। तो इनको फाइनली सेलेक्ट किया गया है चारों को, और इनको इनकी एक्सपेक्टेशन पूछी गई है कि अगर आपको मशीनिंग दिया जाए तो कितना कॉस्ट लेंगे, कितना सैलरी लेंगे, फाउंड्री दिया जाए तब कितना सैलरी लेंगे, वेल्डिंग दिया जाए तब कितना लेंगे, कारपेंटरी दिया जाए तब कितना लेंगे। सबने अपना अपना कोटेशन वहाँ पे दे दिया। कोटेशन देने के बाद अब हमें क्या है कि हमें ऐसे उनको जॉब को असाइन करना है जिससे कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। हमें वैसे ही असाइनमेंट देना है। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन से जो कैटलॉग मीन्स उससे पूछा गया कि आप अपना एक्सपेक्टेशन बताइए हर एक जो भी लैब है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लैब दिया जा रहा है मशीनिंग तब कितना लेंगे, फाउंड्री दिया जा रहा है तब कितना लेंगे, वेल्डिंग दिया जा रहा है तब कितना लेंगे, कारपेंटरी दिया जा रहा है तब कितना लेंगे। तो उसने अपना अपना एक्सपेक्टेशन बताया, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट देंगे, उनको जॉब असाइन करेंगे। लेट अस सपोज ये आपका क्या है 15,000 है, बोल रहा है कि अगर हमें मशीनिंग लैब दिया जाएगा 15,000 पर मंथ लूँगा। सिमिलरली अगर फाउंड्री दिया जा रहा है तो क्या रहा है 17,000 ले रहा है, इसको फाउंड्री नहीं पसंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर वेल्डिंग दिया जा रहा है तो ये क्या है 18 ले रहा है, एंड कारपेंटरी दिया जा रहा है तो क्या है ये 16 में ही रेडी है, ठीक है। इसने अपना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन है उसका जो फेवरेट है जो फाउंड्री है, फाउंड्री के लिए बोला कि अगर मुझे फाउंड्री दिया गया तो मैं 14 में ही कर लूँगा, बट बाकी के लिए उसने अपना अलग अलग कोटेशन दिया। इसके लिए अपना 17 दिया, इसके लिए 18 दिया और इसके लिए 19 दिया, ठीक है। इस तरीके से इसने अपना कोटेशन दिया। नेक्स्ट जो थर्ड जो पर्सन है उससे भी पूछा गया, उसका जो फेवरेट था वो वेल्डिंग था। उसने बोला कि वेल्डिंग अगर मुझे दिया गया तो मैं 15 में कर लूँगा, बाकी सब के लिए मैं कॉस्ट ज़्यादा लूँगा। तो इसके लिए उसने 20 बोला, इसके लिए 19 बोला और इसके लिए 18 बोला। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ के लिए, फोर्थ का जो फेवरेट है वो कारपेंटरी है, तो कारपेंटरी के लिए उसने 15 में ही रेडी हो गया और बाकी सब के लिए ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, दैट इज 21, 19 एंड 18। तो इस तरह से कुछ कॉस्ट आया, सबका कोटेशन आ गया यहाँ पे, ये मैंने रैंडमली लिया है, ठीक है। अब ये कोटेशन आ गया सबका। अब हमें क्या है कि कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करते हुए हर एक को जॉब असाइन करना है, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए सिंगल पर्सन चाहिए होगा, इसके लिए सबके लिए क्या है सिंगल पर्सन चाहिए, और यहाँ पे क्या है हर एक को सिंगल जॉब चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 1 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, जैसा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिया रहता था डिमांड और सप्लाई। यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 1 1 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या है असाइनमेंट दे रहे हैं, और असाइनमेंट की कंडीशन आपको पता है कि हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग सिंगल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सबको हम लोग आगे एक क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन से हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको कैसा दिखेगा, उसका बेसिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक आप डिफरेंस इजीली आप बता सकते हैं। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है मैट्रिक्स, ठीक है, बट असाइनमेंट में केवल और केवल क्या होगा स्क्वायर होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा
कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं कि नहीं है। अगर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम मिल रही है तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा दैट इज टू चेक वेदर दी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नॉट। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तब आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पर्सन उतने नंबर ऑफ जॉब्स मिलना चाहिए, तभी तो आप असाइन कर पाओगे। अगर कोई एक कम हुआ तो आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड और सप्लाई कुछ भी था। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया है तो उसमें देखा होगा आपने, सब में वेरी करता है, डिमांड और सप्लाई स्पेशली दिया होता है वहाँ पे। बट जो असाइनमेंट है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर एक रो, एवरी रो एवरी कॉलम हैज वन असाइनमेंट, वन डिमांड एंड वन सप्लाई। ठीक है, हर एक रो और हर एक कॉलम क्या है, एक डिमांड होता है और एक ही सप्लाई होता है, और उसी को हमें क्या है फुलफिल करना होता है, उसी को हमें क्या है असाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाउट ना रखिए, दोनों में डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी क्या है कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो आपका जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम आर सॉल्व यूजिंग हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड होता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है। एंड इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड टेक्निक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या है फ्लड टेक्निक भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, आप देख सकते हैं, और उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका 4 नंबर ऑफ जॉब्स है एंड 4 पर्सन है। ठीक है, 4 नंबर ऑफ जॉब्स है, 4 पर्सन है, सबने अपना अपना कोटेशन दिया है। अब इसमें आपको बताना है कि किसको कौन सा जॉब मिलेगा, यहाँ पे किसको कौन सा जॉब मिलेगा। ओके, लेट सपोज कि ये जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है एंड जॉब 4 है। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। अब इसको क्या है जॉब्स को हर एक पर्सन को क्या है असाइन करना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप जो होता है हर एक रोज को आप सेलेक्ट करेंगे और उस रोज में जो आपका मिनिमम एलिमेंट होगा, एक कॉस्ट दिया हुआ सबका, जो मिनिमम कॉस्ट होगा हर एक रो में, ठीक है, उसको सब में से उस रो के हर एक एलिमेंट से क्या करोगे माइनस करोगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है दैट इज टू डेवलप दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। तो मीन्स क्या है, मतलब इसका सब्सट्रैक्टिंग पहला जो स्टेप है उसका ए पार्ट जो है सब्सट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग रो। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोग लेंगे और उस रो के हर एक रो के स्मॉलेस्ट को लेंगे। जैसे इसमें है, इसका स्मॉलेस्ट क्या है 12 है। अब 12 को सब में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 30 - 12, 21 - 12, 15 - 12, ऐसे यहाँ पे भी लेंगे। 9 है तो 18 - 9, 33 - 9, 9 - 9 0 हो जाएगा, 31 - 9। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे आपका मिनिमम 21 है, तो 21 माइनस कर देंगे सब में से हर एक एलिमेंट से। ऐसे यहाँ पे जो मिनिमम है क्या है 14 है, 14 को वो सबसे माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने माइनस करके यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, मीन्स रो वाइज मैंने यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है हर एक रो का उसको उसमें से माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15, ये 12 है तो 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, 30 - 12 18, 21 - 12 9, 15 - 12 3। ऐसे यहाँ पे भी है, 9 को माइनस कर देंगे आप। तो आप देख सकते हैं इजी है कैलकुलेशन, इतना टफ नहीं है। मीन्स रो में सबसे जो मिनिमम होगा उस रो के हर एक एलिमेंट में से क्या कर देंगे, उसको मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है स्टेप का उसका जो पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स जो आपका इसका बी पार्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं है अभी ये, तो इसका जो बी पार्ट है दैट मीन्स आप कॉलम वाइज सेम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम वाइज में जो मिनिमम होगा उसमें से क्या करेंगे सबको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 मिनिमम है तो एज इट इज ये सेम रह जाएगा। यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे 4 है मिनिमम, तो 4 को सब में से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ ये वाला कॉलम आपका चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे।
तो अब आपका अपॉर्चुनिटी ये आपका अर्लियर जो है जो रो वाइज ऑपरेशन करने से आपका बन के आया था, अब कॉलम वाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये चेंज नहीं हुआ, जो ये वाला है ये चेंज हुआ है। 4 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0 एंड 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब ये आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट की बात करें उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम वाइज आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे असाइनमेंट देने से पहले हम लोग एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा भी। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, दैट मीन्स हर एक रो और हर एक कॉलम में आप क्या होना चाहिए, एक जीरो जरूर होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स है, यहाँ इस मैट्रिक्स में हर एक रो और हर एक कॉलम में आपका एटलीस्ट 1 जीरो जरूर होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स एंड एटलीस्ट 1 जीरो इन ईच रो एंड ईच कॉलम। ऑब्वियसली यहाँ पे होगा भी, क्योंकि आपने रो और कॉलम वाइज जो आपने ऑपरेशन किया है उसकी वजह से आपका कम से कम एक जीरो तो हर एक में रो और कॉलम में डेवलप हो ही जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू असाइनमेंट। हम लोग क्या है, अब हम लोग क्या है असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग असाइनमेंट देते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग असाइनमेंट देंगे। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सिंगल रो वाइज और कॉलम वाइज। हम लोग सबसे पहले रो वाइज स्टार्ट करेंगे और रो में हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका सिंगल जीरो है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो में देख रहे हैं तो इसमें क्या है, सिंगल जीरो है। सिंगल जीरो है तो इसको हम लोग असाइन कर देंगे, इसको हम लोगों ने असाइनमेंट दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। 4 पर्सन है और 4 जॉब है, उनको असाइन करना है। तो फर्स्ट को आपने असाइनमेंट दे दिया। नेक्स्ट क्या है, इसमें जाएंगे देखेंगे आपका इसमें भी क्या है, सिंगल जीरो है। इसमें आपने असाइनमेंट देने के बाद रो और कॉलम वाइज आप देखेंगे अगर कोई भी जीरो होगा तो उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आप जीरो को ही असाइनमेंट दे रहे हो। तो अगर आपने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया तो ऑब्वियसली अब इसको ना तो इसमें किसी को और असाइनमेंट दे पाओगे, ना तो इसमें किसी को और असाइनमेंट दे पाओगे। यही रूल है असाइनमेंट का। ठीक है, कि हर एक जॉब के पास सिंगल पर्सन होना चाहिए और हर एक पर्सन के पास सिंगल जॉब होना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी रो और जितने भी जीरोज होंगे रो और कॉलम वाइज, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड रो में जाएंगे और यहाँ पे जो जीरो है, सिंगल जीरो है, तो इसको हम लोग असाइनमेंट देंगे। रो और कॉलम वाइज चेक करेंगे, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होता तो हम लोग उसको क्या करते, क्रॉस करते। थर्ड रो में मूव करेंगे, थर्ड में आपका डबल जीरो है, इसमें असाइनमेंट नहीं देंगे। फोर्थ में मूव करेंगे, फोर्थ में आपका सिंगल जीरो है, इसको हम लोग असाइन करेंगे। रो और कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अनअसाइंड जीरो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, अब दोबारा से हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे। इस कॉलम में आपका असाइंड है जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका असाइनमेंट नहीं है और यहाँ पे सिंगल जीरो है, इसको हम लोग असाइनमेंट देंगे। रो और कॉलम वाइज देखेंगे, आपका क्या है, कोई जीरो नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखिए यहाँ पे कि हर एक रो और हर एक कॉलम में यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट है। तो अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ असाइनमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो 4x4 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना है, 1 2 3 एंड 4 असाइनमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अगर कम होता फिर हम लोग क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होता, ऑप्टिमेलिटी टेस्ट। फिर हम लोग क्या है, आगे हम लोग अगले स्टेप पे मूव करते हैं, बट अभी नहीं है तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू द साइज ऑफ मैट्रिक्स। साइज ऑफ मैट्रिक्स 4x4 आपका साइज ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसके इक्वल है, देन द करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, अदरवाइज परफॉर्म ऑप्टिमेलिटी। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज टू परफॉर्म ऑप्टिमेलिटी टेस्ट। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आया इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जॉब 1 है ये किसको असाइन हुआ, पर्सन 1 को। जॉब 2 जो है ये किसको असाइन हुआ, आपका पर्सन 3। जॉब 3 जो है ये किसको असाइन हुआ,
सेकंड पर्सन को, एंड जॉब 4 जो है ये किसको असाइन हुआ, फोर्थ पर्सन को। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, हर एक जॉब को आपने इंडिविजुअल पर्सन को असाइन कर दिया। तो ये आपका असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ, जो आपका कॉस्ट एसोसिएट होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आपका इनिशियल मैट्रिक्स था, तो उसमें जो भी यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ था उन सबको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल मैट्रिक्स को यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो ये आपका इनिशियल मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉस्ट है दैट इज 12, इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपको कितना है 9, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 25, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 14। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा ये आपका। ओके, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वही आपका फाइनल सोल्यूशन रहेगा, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। और ये आपका असाइनमेंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, सिंपल सा है, इतना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट केस जो आता है, दैट मीन्स अगर ये आपका असाइनमेंट आपका जो साइज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता, उस केस में हमारा स्टेप बढ़ जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपका थोड़ा सा जो असाइनमेंट का जो डाउट है और आपका क्लियर हो जाएगा। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है, अगर यहाँ पे सब में बहुत सारे जीरोज हों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो केस है उसमें हम लोग हमारे पास बहुत सारे जीरोज बनेंगे, तो उसमें हम लोग कैसे असाइनमेंट देंगे वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको असाइनमेंट देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, रो और कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को डेवलप करने के लिए। तो रो वाइज अब अगर ऑपरेशन करना है तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो सबसे जो मिनिमम है दैट इज 2, ठीक है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, 2 - 2 0, यहाँ पे 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3। नेक्स्ट में जो आपका मिनिमम है दैट इज 4, तो 4 - 4 0, 5 - 4 1, 6 - 4 2, 7 - 4 3। नेक्स्ट में जो आपका मिनिमम है दैट इज 7, तो 7 - 7 0 हो जाएगा, ये 8 - 7 1 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा, 8 - 7 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम है आपका 3, ओके, तो 3 ये 0 हो जाएगा आपका, 2 5 एंड 1। ये आपका रो ऑपरेशन हो गया। रो वाइज अगर मैं ऑपरेशन की बात करूँ तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज अब ऑपरेशन करेंगे, तो कॉलम वाइज जो ऑपरेशन करेंगे उसका हम लोग अलग टेबल बनाते हैं। तो कॉलम वाइज देखेंगे, इसमें तो आपका एज इट इज यही रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा आपका मिनिमम 1 है, तो माइनस करेंगे इसको, तो 0 0 0 एंड 1। इसका हम लोग करेंगे तो मिनिमम 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 एंड 3। इसमें हम लोग देखेंगे तो मिनिमम 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 0 एंड 0। तो ये ऐसा कुछ टेबल बन के आएगा आपके सामने, ओके। तो ये आपका टेबल बन जाएगा। अब हम लोग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब इसमें क्या हम लोग असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट देने के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 0 को सिंगल 0 को सेलेक्ट करेंगे रो वाइज। इसमें 3 है, इसमें छोड़ेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, सब में आपका क्या है सिंगल 0 मिला ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, क्या है यहाँ पे भी आपका काम नहीं बना, दैट मीन्स आपको सिंगल 0 नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे, रो और कॉलम वाइज डबल 0 सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो अब यहाँ पे 2 0 है, तो आप इसको भी असाइन कर सकते हैं, इसको भी असाइन कर सकते हैं। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि अगर मैं इसको असाइन करता हूँ तो इसको क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा, इसको करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम होंगे उसमें जितने 0 होंगे सबको क्रॉस करूँगा, और इस रो में भी क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा। आप इसको असाइन करके इसको क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में मत देखिए इसको लें कि इसको लें, आपका जो मन करेगा वो ले, मैंने ये लिया आप ये ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग अब मूव करेंगे दोबारा से, इसमें हम लोग क्या है जीरो देखेंगे, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, असाइंड है। अब क्या है कॉलम वाइज मूव करेंगे, इसमें क्या है जीरो नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें यहाँ पे सिंगल जीरो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग असाइनमेंट देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम वाइज जो जीरो है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे रो वाइज दोबारा, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। अब दोनों में सेम है, ठीक है, रो वाइज भी है कॉलम वाइज भी, ना तो किसी में सिंगल जीरो है नहीं है, दोनों में 2 जीरो है। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे कि इसमें आपका जो पहला जो जीरो है इसको मैं असाइन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में 2 है। तो अब आप यहाँ पे भी या तो इसको कोई से भी किसी को भी आप असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसको कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा केस बन रहा है लाइक आपका असाइनमेंट चेंज हो जाएगा, असाइनमेंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा, बट आपका टोटल कॉस्ट सेम आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा ऐसे हो सकता है कि लेट अस सपोज जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ जॉब था और नंबर ऑफ पर्सन, सबका अपना अपना कॉस्ट दिया था, हर एक काम के लिए सबने अपना अपना कॉस्ट दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो ने, ठीक है, कोई दो ने सेम जॉब के लिए अपने कॉस्ट बराबर दिए हों। तो आप चाहे यहाँ पे असाइनमेंट दो, किसी एक पर्सन को दो चाहे दूसरे पर्सन को, तो कॉस्ट सेम लगना है। तो बट कॉस्ट सेम लगेगा, टोटल कॉस्ट सेम आएगा, बट आपका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही केस यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप या तो इसको दे सकते हैं या तो इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट में आपका यही एक सिंगल जीरो बचा, इसको हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज 4, ओके, और नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है दैट इज 4, ओके। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 6 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 8 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या और एडिशनल उसमें केसेस बनेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, ये आपका 6x6 का मैट्रिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना है फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग ऑपरेशन करेंगे, हमारा प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। रो वाइज जो मिनिमम है सब में से माइनस करेंगे, फिर हम लोग कॉलम वाइज मिनिमम है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ये दोनों स्टेप मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। आप देखिए, अगर रो वाइज अगर ऑपरेशन करेंगे आप, तो ये आपका मैट्रिक्स बन के आएगा। आप देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप करके देख सकते हैं। इतना टफ टास्क नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इस स्टेप में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको समझाना पड़े। ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया, 3rd क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली लिख दिया। जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो आप जहाँ पे आप स्टक करेंगे, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। असाइनमेंट में लोगों को प्रॉब्लम होगी, असाइनमेंट मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन कर लिए। रो वाइज ऑपरेशन करने का मतलब क्या है कि रो वाइज जो भी आपका मिनिमम एलिमेंट होगा उसको आप सारे में से, सारे रो के एलिमेंट में से सबको माइनस करेंगे। तो हर पहले रो के लिए करेंगे, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। सबके लिए हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम लोग क्या है, कॉलम वाइज देखेंगे, किसमें जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा। तो आप देखिए, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, और हाँ, इन तीनों में 0 है। तो ये जो जितने कॉलम है तो एज इट इज रह जाएंगे। इन तीनों में आपका जो मिनिमम एलिमेंट है, इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 12 है और इसमें 5 है।
तो इन सब में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें से उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लाइक ये 2 है तो 2 को सब में से माइनस कर देंगे पूरा कंप्लीट। ये इसमें आपका 12 है तो 12 पूरे कॉलम में से 12 माइनस कर देंगे। ये इसमें यहाँ पे 5 है तो 5 सब में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो माइनस करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, आपके सामने है मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली रो वाइज और कॉलम वाइज सब में क्या है, आपके एटलीस्ट सिंगल जीरो आ चुका है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, दैट इज टू मेक अ असाइनमेंट। तो हम लोग क्या है, अब इसमें हम लोग असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट देने का तरीका आपको सिंपल है, आपको पता है। तो पहले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो है, हम लोग सिंगल जीरो वाले रो को फाइंड आउट करेंगे। रो में नहीं मिलेगा तो हम लोग कॉलम में मूव करेंगे। तो रो इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें आपका सिंगल जीरो है। इसको हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे, बाकियों को इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जितने भी जीरो है उनको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करेंगे, इसमें आपका सिंगल जीरो है, इसको हम लोग असाइनमेंट देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जीरो होगा रो और कॉलम में उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे। इसमें आपका जीरो असाइंड जीरो है, इसमें भी है, इसमें आपका सिंगल जीरो, इसमें सिंगल जीरो है तो इसको क्या करेंगे हम लोग असाइनमेंट देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यहाँ पे है रो और कॉलम में है जो भी जीरो है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी आपका सिंगल जीरो है, इसको हम लोग असाइनमेंट देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे और कॉलम को भी क्रॉस कर देंगे। इसमें देखेंगे आपका क्या है, जीरो नहीं है, अब इसमें आपका डबल जीरो है। अब दोबारा से हम लोग क्या है, कॉलम वाइज रो वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज हमारा फिनिश हो गया, रो वाइज देखेंगे। रो में इसमें जीरो नहीं है, इसमें आपका जीरो है, यहाँ पे इसको हम लोग असाइन करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इसको क्रॉस कर देंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई जीरो नहीं है जिसको आपको असाइन करना हो। अब आप अगर देखिए ऑप्टिमलिटी के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ असाइनमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट, यहाँ पे जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या है 5 इज लेस देन 6 मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज लेस देन साइज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या है ऑप्टिमलिटी के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अब हम लोग क्या है इसमें हम लोग मूव करेंगे ऑप्टिमलिटी के लिए। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आपका नंबर ऑफ असाइनमेंट और साइज ऑफ मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नंबर ऑफ असाइनमेंट दैट इज लेस देन साइज ऑफ मैट्रिक्स, इन दैट केस हम लोग क्या है मूव करते हैं ऑप्टिमलिटी के लिए, क्योंकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी के हम लोग क्या है आगे मूव करेंगे। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगर आप देखें इसमें तो जो आपका हमारा जो फाइनल जो सोल्यूशन होता है कब होता है, जब आपका हर एक रो और हर एक कॉलम में आपका कम से कम एक असाइनमेंट हो। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एक जो आपका थर्ड रो है और आपका जो 5th कॉलम है, दोनों में आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं है। दोनों में क्या है आपका कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अगले स्टेप में हम लोग मूव करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए। तो अगर आप देखें तो यही ऐसा ही कुछ आपका जो फाइनल जो सोल्यूशन था ये बन के आया था। अब इसी को हम लोग आगे मूव करेंगे, इसको हम लोग लेके चलेंगे ऑप्टिमलिटी के लिए। और ये मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट लिखा है, जो आपका 3rd और 5th कॉलम है, जो 3rd रो है और 5th कॉलम है, हैव नो असाइनमेंट एंड टोटल असाइनमेंट इज 5 विच इज लेस देन द साइज ऑफ मैट्रिक्स। सो we proceed to find the minimum number of horizontal and vertical line to require to cover all the zero. That means ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए मीन्स नेक्स्ट हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन को रीच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा, हमें ये ऐसे लाइंस फाइंड आउट करने हैं, ऐसे लाइंस मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने हैं, जिससे कि क्या हो जाए जितने भी जीरोज हो वो क्या हो जाएं आपके क्रॉस हो जाएं। ठीक है, उन सारे जीरोज को हम लोग क्या है उन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग क्या कर पाए, उनको क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो वो लाइन ऐसा नहीं है कि आपको हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना, उसका भी आपके पास एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो प्रोसीजर क्या है, हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये फाइनल जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, इसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो इसको जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम
लाइंस जिससे कि क्या हो जाए, सारे जीरोज आपके क्रॉस हो जाएं। सारे जो जीरोज हैं जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए। तो उसको उन लाइंस को फाइंड आउट करने का यहाँ पे जो तरीका है उस तरीकों को हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है उसको फाइंड आउट करने का पहला जो स्टेप है, मार्क ऑल रो फॉर विच असाइनमेंट हैव नॉट बीन मेड। दैट मीन्स हम लोग मैंने यहाँ पे आपके सामने रो भी लिखा है जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप है, हमें मार्क करना है उस रो को जिसमें आपका असाइनमेंट नहीं है। तो आप देखिए आपका जो थर्ड रो है इसमें असाइनमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। हमने मार्क कर लिया। पहला हमारा स्टेप है। ये जो हम लोग स्टेप कर रहे हैं, ये स्टेप हम लोग इसलिए कर रहे हैं दैट इज टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने होने चाहिए जिससे कि आपका क्या है, सारे जीरोस क्या हो जाएं, क्रॉस हो जाएं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। उन लाइंस को हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब इसमें इस रो में इस कॉलम में अब इस रो में जो आपका अनअसाइंड जीरो है, अब इस रो में हम लोग देखेंगे कि इस रो में कितने अनअसाइंड जीरो हैं। अब इस रो में कितने अनअसाइंड जीरो हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कॉलम को मार्क करेंगे। तो इसमें आप देखिए अनअसाइंड जीरो कितने हैं, 1 और 2। ये दोनों को असाइनमेंट मिल सकता था बट मिला नहीं, तो अनअसाइंड जीरो है तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। तो हमने मार्क कर लिया इसको और इसको, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, दैट इज मार्क ऑल द कॉलम विच हैव अनअसाइंड जीरो इन द मार्क्ड रो। मार्क्ड रो के में जितने भी अनअसाइंड जीरो हैं दैट इज सेकंड एंड सिक्स्थ कॉलम को हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अगला क्या होगा, अब ये जो मार्क्ड कॉलम है इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने असाइंड जीरो हैं। ठीक है, मार्क्ड कॉलम है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, असाइंड जीरो को फाइंड आउट करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा वही है, दैट इज मार्क ऑल द रो विच हैज असाइंड इन मार्क्ड कॉलम। मार्क्ड कॉलम में असाइनमेंट कौन सा है, ये है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या है यहाँ पे इस रो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस रो को हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। आपने देखा यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब क्या है, दैट इज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर आप देखें तो इसमें भी आपका एक असाइनमेंट है और यहाँ पे भी आपका एक असाइनमेंट है, दोनों को हमने मार्क कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, अब ये जो मार्क्ड रो है इसमें हम लोग देखेंगे अनअसाइंड जीरो को। तो यहाँ पे तो कोई अनअसाइंड जीरो नहीं है, तो अगला स्टेप हमारा वही है, कंटिन्यू आपका सेकंड और थर्ड स्टेप को कंटिन्यू करना जब तक ये चेन ब्रेक ना हो जाए। तो आप देखिए इनमें आपका अनअसाइंड जीरो कौन सा है, ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप मार्क करेंगे। अब इसमें इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देखिए क्या है, आपका असाइंड जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप रो को मार्क करेंगे। इसमें अब आपका क्या है, कोई भी अनअसाइंड जीरो नहीं है, तो अब आपका यहाँ पे चेन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहीं पे आप रुक जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्टेप आपने कर लिया। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप हमने बहुत सिंपल तरीके से और आराम से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इन स्टेप को। सबसे पहले पूरा जो है आपका असाइनमेंट वाला जो मैट्रिक्स है जो आपने असाइन किया है उसमें आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऐसा रो है जिसमें आपका असाइनमेंट नहीं है। उस रो को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, उसको हम लोग मार्क करेंगे। हमने मार्क कर लिया, आप देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद से इसमें हम लोग इस रो में देखेंगे कितने अनअसाइंड जीरो हैं। तो आपका एक अनअसाइंड जीरो ये है और एक अनअसाइंड जीरो है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कॉलम को मार्क कर लेंगे। कॉलम को मार्क कर लिया। अब इन दोनों कॉलम में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितने असाइंड जीरो हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रो को मार्क करेंगे। तो असाइंड जीरो एक ये है, इसको रो को मार्क किया, असाइंड जीरो है, इसको मार्क किया। अब इन रो में देखेंगे कितने अनअसाइंड जीरो हैं। तो यहाँ पे तो कोई अनअसाइंड जीरो नहीं है, यहाँ पे है, तो इसको हमने इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को मार्क किया। अब इस कॉलम में देखेंगे असाइंड जीरो कहाँ पे है, असाइंड जीरो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग रो को मार्क किया। अब इस रो में देखेंगे कितने अनअसाइंड जीरो हैं, कोई नहीं है, चेन ब्रेक हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेप। ठीक है, अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे अगला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने का टाइम आ गया है।
थ्रू अनमार्क्ड रो, ठीक है, अनमार्क्ड रो। अनमार्क्ड रो पे हम लोग क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो आपका अनमार्क्ड रो है आपका ये है, यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और अनमार्क्ड रो है ये है, यहाँ पे हम लोग क्या है, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, अनमार्क्ड रो को हमने ड्रॉ कर लिया, एंड मार्क्ड कॉलम जो है आपका ये है, एक तो ये है और एक ये है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको कोई भी जीरो ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिसके ऊपर से आपकी लाइन ना गई हो। आपको दिख रहा होगा कि सारे जीरो के ऊपर से क्या है, लाइन जा चुकी है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, और मैंने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। अगर आप देखेंगे तो सेम जो आपका ये असाइनमेंट है इसी को मैंने अगले पेज पे ड्रॉ किया है, जिससे कि हम लोग आगे का स्टेप कर पाएँ। ये मैंने ऑलरेडी सारा जो एज इट इज जो वहाँ पे आपका मैट्रिक्स था उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आप देख सकते हैं सेम यही जो मार्किंग और जो लाइन था सेम यही था, एज इट इज था, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। अब हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जहाँ पे ये लाइंस नहीं है उन सारे डिजिट्स जिन पे आपका लाइन नहीं है, लाइक दिस वन, 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 इन सब में हम लोग मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम नंबर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम नंबर क्या है, 4 है। अब ये जो मिनिमम नंबर है उसको क्या करेंगे, जहाँ पे डबल लाइन है लाइक दिस वन, ये जहाँ पे क्रॉस लाइन है उसमें क्या करेंगे, इस मिनिमम डिजिट को ऐड करेंगे, और जहाँ पे लाइन नहीं है, जहाँ पे उन सारे डिजिट जिन पे लाइन नहीं है उसमें से इसको माइनस करेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि हम इसमें सब में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे, और मिनिमम नंबर वो होना चाहिए जिस पे कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए। जो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उन सब पे मीन्स ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई उस पर कट कर रही हो ना तो वर्टिकल लाइन। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब में 4 मिनिमम है, 4 मिनिमम है तो 4 को क्या करेंगे, सब में से मैट्रिक्स के उन सारे एलिमेंट में से माइनस करेंगे जहाँ से लाइन नहीं गुजरी है, जहाँ से उन डिजिट में से माइनस करेंगे जिन डिजिट से कोई भी लाइन नहीं गुजरी है। तो आप देखिए तो इस पे से इस पे से इस पे से ये जो डिजिट्स हैं इस पे से लाइन नहीं गुजरी, बाकी सब पे तो गुजरी है। अब एक तो इसमें से माइनस करेंगे, और दूसरा स्टेप क्या होगा कि इस 4 को उन सारे एलिमेंट्स में ऐड करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स में ऐड करेंगे जहाँ पे ये लाइन 2 लाइन क्रॉस हुई हैं। तो आप देखिए ये लाइन क्रॉस हुई है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे ऐड करेंगे। मीन्स जहाँ पे क्रॉस हुआ है वहाँ पे ऐड करेंगे, और जहाँ पे कोई लाइन नहीं है जिन डिजिट्स के ऊपर से उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो बन के आएगा, आप देख लीजिए यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है और यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम यही काम मैंने यहाँ पे किया है। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपका डाउट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। 4 है, 4 आप इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैंने प्लस किया, 4 है वहाँ पे। ये इसमें भी प्लस करेंगे, 17 हो गया। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये 17 हो गया। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज है, इसमें माइनस करेंगे तो 29 माइनस 4 25, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 59 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देखिए प्लस करेंगे 51 हो गया, यहाँ पे भी प्लस करेंगे 19 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस करेंगे 4 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या है माइनस करेंगे 42 हो गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस करेंगे 5 हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं एज इट इज यही मैट्रिक्स बन के आएगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स बन के आ गई, अब हम लोग इसमें क्या है असाइनमेंट देंगे।
अब हम लोग क्या है इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे। एज इट इज जैसा हमने पहले भी असाइनमेंट दिया है वैसे ही हम लोग इसको इसमें असाइनमेंट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट देंगे तो रो और कॉलम वाइज सिंगल जीरो को हम लोग सर्च आउट करेंगे। यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे सिंगल जीरो है, क्रॉस करेंगे। रो और कॉलम वाइज जितने भी जीरो हैं कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है। कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे सिंगल जीरो है, यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है। दोबारा से हम लोग क्या है, अब क्या है हम लोग रो वाइज मूव करेंगे। रो वाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है डबल जीरो है, यहाँ पे भी डबल जीरो है, यहाँ पे आपका जीरो नहीं है, यहाँ पे भी डबल जीरो है और यहाँ पे भी डबल जीरो है। सब पे क्या है आपका डबल जीरो है। ओके, तो यहाँ पे सिंगल जीरो तो आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्या है डबल जीरो पे ही मूव करेंगे। जो आपका डबल जीरो है इसमें देखिए सेकंड में आपका डबल जीरो है, सब में बाकी सब में ही डबल जीरो है। तो सेकंड स्टेप पे हम लोग मूव करेंगे, डबल जीरो को फाइंड आउट करेंगे। इसमें डबल जीरो है, पहले हम लोग इसको किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे असाइन करेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जीरो है रो और कॉलम में इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, इसमें भी डबल जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें डबल है, इसमें डबल है। फिर हम लोग मूव करेंगे, इसमें क्या है आपका सिंगल जीरो है, इसमें आपका क्या है सिंगल जीरो है। सॉरी ये तो आपने असाइन किया था, इसको आप क्रॉस कर देंगे। सॉरी, तो ये आपका क्रॉस हो गया, इधर भी आपका क्रॉस हो गया। तब मूव करेंगे, इसमें जीरो नहीं है, इसमें डबल जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें आपका डबल जीरो है, इसमें आपका सिंगल जीरो है। इसको आप असाइन करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो जीरो है इसको आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आपका कॉलम वाइज ऑपरेशन हो गया। फिर रो वाइज मूव करेंगे, इसमें आपका जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें आपका डबल जीरो है, इसमें आपका सिंगल जीरो है। इसको असाइन करेंगे, इसको आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंगल जीरो बचा, ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। सिंपल सा असाइनमेंट था, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करके हम लोगों ने असाइनमेंट किया है। तो ये आपका अब क्या है, आपका जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 और जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज 6। तो 6 = 6, दोनों इक्वल हैं। तो आपका यही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल कॉस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इनिशियल मैट्रिक्स में जो भी कॉस्ट दिया हुआ है उसको आप ऐड कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ट्रांसपोर्टेशन हमने काफ़ी डिटेल में देखा, असाइनमेंट को भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा। सारा कुछ हर एक स्टेप मैंने यहाँ पे आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे आप ऐप पे देख रहे हैं। आप ऑब्वियसली कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। किसी स्टेप में आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं कराए गए हैं, वो आपके ऐप पे मिल जाएंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, लाइक लाइन बैलेंसिंग हो गया, MRP हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, वो सारा आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेगा, ऐप पे है। बाकी सारा जो सिलेबस है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों पे कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, बट यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ गेट के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर ये आपका क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दैट इज द सप्लाई एट 3 सोर्स इज 50, 40 एंड 60 यूनिट। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ। 3 सोर्सेज से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, सप्लाई है आपका 50, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3। डिमांड अभी देख लेंगे डिमांड कितना है। डिमांड आई होप कितना है, डेस्टिनेशन 4 है। ठीक है, D1, D2, D3 एंड D4। ये आपका 50 है, 40 है एंड दिस वन इज 60। बोला है कि while the demand at 4 destination that is 20, 30, 10 एंड 50, ये आपका क्या है
डिमांड है। ये आप देख सकते हैं 20 है अलग है, 30 अलग है, 10 अलग है, 50 अलग है। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा केस है। इन सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो जो टोटल सप्लाई है दैट इज 50 + 40, 90 + 60, 150 है। डिमांड कितना है 20 + 30, 50 + 60, 10 60, 60 + 50, 110 है। तो यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस का केस है। आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आपको डमी कॉलम ऐड करेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट ऐड करेंगे, जहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी होगी दैट इज 40। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा है आपका, कि आपको क्या करना है, और डमी डेस्टिनेशन कैपेसिटी ऑफ 40 इज टू नीडेड। यहाँ पे क्या है, ये आपका बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको ये समझ में आया होगा ऑब्वियसली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, रीड एंड टिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इफ देयर आर m सोर्स एंड n डेस्टिनेशन, m सोर्स और n डेस्टिनेशन है इन अ ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज। तो ऑब्वियसली ये आपको पता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, दैट इज m + n - 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। ये भी आपका गेट का आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कई बार लोग ये सोचेंगे कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ठीक है, आप इंडिविजुअल सिलेबस को देख, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो आपको लग सकता है, जब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे लग सकता है कि ये छोटा क्वेश्चन है, बट आप सभी सिलेबस को जब एक साथ पढ़ के एक साथ आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दैट इज अ प्रोडक्ट मेड इन 2 फैक्ट्री P and Q इज ट्रांसपोर्टेड टू 2 डेस्टिनेशन R and S। P and Q है प्रोडक्ट जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, और R और S जो आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रुपीज फ्रॉम फैक्ट्री टू डेस्टिनेशन एज पर दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है मैट्रिक्स में। फैक्ट्री P प्रोड्यूसेस 7 यूनिट एंड फैक्ट्री Q प्रोड्यूसेस 9 यूनिट। P जो है आपका 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और Q जो है 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। ईच डेस्टिनेशन रिक्वायर 8 यूनिट। यहाँ पे भी 8 यूनिट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी 8 यूनिट का रिक्वायर्ड है। इफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड प्रोवाइड्स द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट x, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है हम लोगों ने पढ़ा था, अगर वो x कॉस्ट प्रोवाइड करता है, दी ऑप्टिमम या आप बोल सकते हैं मिनिमम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज y। जो आपका ऑप्टिमम कॉस्ट है दैट मीन्स जो मिनिमम टोटल कॉस्ट है दैट इज y, तो आपको x - y का डिफरेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है इतना टफ नहीं है, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका 10, दिस वन इज 7, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, ये है 7, दिस वन इज 9, ये है 8 एंड दिस वन इज 8। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जो टोटल कॉस्ट आएगा दैट इज x, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या है नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं एलोकेशन देना। तो यहाँ पे हम लोग एलोकेट करेंगे, कितना एलोकेशन देंगे मैक्सिमम, दैट इज 7। ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पे देंगे हम लोग एलोकेशन, यहाँ पे कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 1 दे सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना दे सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या है 8 दे देंगे। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा दैट इज x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 8। आप इसको ऐड कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x कितना जाएगा 70 प्लस 3 प्लस 8 × 4 कितना जाएगा 32। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 105, x आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। मिनिमम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग मूव करेंगे, ये हम लोग इस मैट्रिक्स को अगले पेज पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज 10, 7, 3 एंड 4। 10, 7, 3 एंड 4 और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्या है आपका 7, 9, 8, 8।
नेक्स्ट है आपका 7988। ओके, आपने देखा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है दैट इज 105। आप देख सकते हैं 105 ये है आपका x आ गया। y कैलकुलेट करना है, वॉगल से अप्रोक्सीमेशन से आप कैलकुलेट करने जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या है, बाउंड्री बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे वॉगल से अप्रोक्सीमेशन में क्या है, पेनाल्टी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम यही दो है, तो दो इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज 3। यहाँ पे कितना है 4 - 3 1। यहाँ पे कितना है 7 - 4 3, 10 - 3 7। तो सबसे ज़्यादा पेनाल्टी यहाँ पे है। इसमें मिनिमम को हम लोग एलोकेट करेंगे, कितना दे सकते हैं एलोकेशन 8। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। अब पेनाल्टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। यहाँ पे तो एज इट इज़ 3 रहेगा। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम ये है 7, तो इसमें हम लोग मूव करेंगे, इसको एलोकेशन देंगे, कितना दे सकते हैं 7 दे सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इसको आप क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे एक ही बचा, यहाँ पे कितना एलोकेशन देंगे 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 × 7 प्लस 8 × 3 प्लस 4 × 1, कितना हो जाएगा 49, 24 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये। आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 77। ये हो गया आपका y। तो यहाँ से आपका x - y कितना हो जाएगा, दैट इज 105 - 77। 105 - 77 आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें इतना टफ कुछ भी नहीं था, इजीली आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज अ कंपनी हैज 2 फैक्ट्री S1 and S2 एंड 2 warehouses D1 and D2। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कंपनी है, एक कंपनी है जहाँ पे क्या है 2 फैक्ट्री है दैट इज S1 and S2, और 2 वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे कंपनी से जो सामान जाएगा दैट इज D1 and D2। दी सप्लाई पॉइंट S1 and S2 आर 50 and 40 पॉइंट। ये यहाँ पे 50 है और ये यहाँ पे 40 है यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। वेयर हाउसेज D1 रिक्वायर्ड मिनिमम 20 यूनिट्स एंड मैक्सिमम 40 यूनिट्स। ये जो D1 है इसको चाहिए आपका 20 या उससे ऊपर और 40 या उससे नीचे। एंड D2 रिक्वायर्स मिनिमम 20 यूनिट्स एंड ओवर एंड अबव। दैट मीन्स जो आपका D2 है ये कम से कम 20 चाहिए, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है, कुछ आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट कैन टेक एज मच एज कैन पॉसिबल एज सप्लाइड, सॉरी। A balanced transportation problem is to formulate for the above situation the number of supply point। आपको पहला जो फाइंड आउट करना है दैट इज द नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट। आप कितनी जगह सप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सप्लाई करने का सिंपल है। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप m + n - 1 इतने सप्लाई पॉइंट्स होने चाहिए ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। तो आपका 2 और 2 है, m भी 2 है, n भी 2 है, तो 2 + 2 - 1 क्या हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ सप्लाई पॉइंट क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दी नंबर ऑफ डिमांड पॉइंट। तो डिमांड पॉइंट कितना है 1 2 3 4 डिमांड। आप डिमांड तो जितने ब्लॉक चलेंगे उतने होंगे, आप सप्लाई कितने जगह कर रहे हैं वो आपका दैट इज m + n - 1। तो जो डिमांड पॉइंट है दैट इज 4। नेक्स्ट है एंड द टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इन द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए क्या होना चाहिए, जो टोटल डिमांड है दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। जो टोटल सप्लाई है वो कितना है आपका 50 + 40 90। तो ऑब्वियसली डिमांड भी उतना ही होगा, ये हो जाएगा 90। तो ये जो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3, 4, 90। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बस दिखाने के लिए था, डराने के लिए, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप सिंपली रीड करके
आप आंसर मार्क कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजीली आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, अ फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 आइटम P, Q and R. The price quoted for these items in rupees by suppliers S1, S2 and S3. तो ये आपका P, Q, R आपके फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 आइटम। 3 एक कोई फॉर्म है, वो क्या है, 3 आइटम वो प्रोड्यूस करना चाहता है। द प्राइस कोटेड बाय 3 सप्लायर, वो 3 सप्लायर से कराना चाहता है। तीनों सप्लायर्स ने क्या है यहाँ पे अपना कोटेशन दिया है, ठीक है, उस आइटम के लिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट होता है यहाँ पे, या आप देखने से ही लग रहा होगा क्या है, आपका असाइनमेंट का प्रॉब्लम है। द मैनेजमेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट ईच आइटम हैज टू बी सप्लाइड बाय ओनली 1 सप्लायर, ठीक है, यही केस होता है आपका जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है। एंड 1 सप्लायर सप्लाई ओनली 1 आइटम, द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट टू द फर्म इज। ऑब्वियसली ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, सेम जो मैंने आपको सिचुएशन बताया था वही सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ये है आपका 110, 120, 130, दिस वन इज 115। या हम लोग एक काम करते हैं, सीधे हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोबारा से लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे। तो रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें मिनिमम होगा कितना है, 110। ये क्या हो जाएगा आपका, रो वाइज परफॉर्म करेंगे तो 0, 120 माइनस 110 10, 130 माइनस 110 20, इसमें मिनिमम कौन सा है, 115 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 140 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 140, ये भी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट में इसमें आपका कितना है, मिनिमम 125 है, तो 125 वाला तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 20 एंड 65 है, तो ये आपका हो जाएगा 40। आई होप इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होता। सिंपल सा आपका हमने वो माइनस किया है, हर एक रो में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें से क्या है, सारे को हम लोगों ने माइनस किया है। रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या है, कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कॉलम वाइज ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम वाइज करेंगे तो इसमें क्या है, सब 0 है, 0 0 0। इसमें क्या है, मिनिमम 10 है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, सब में से 0 हो जाएगा। 10 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 20 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट के लिए सिंगल 0 फाइंड आउट करेंगे। सिंगल 0 क्या है, इसमें नहीं है, इसमें है, असाइन करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस, ठीक है। दोबारा से आएंगे, यहाँ पे भी नहीं है, अब इसमें आएंगे हम, कॉलम वाइज इसमें नहीं है, इसमें है, इसको असाइन करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो अगर आप देखिए जो मैट्रिक्स की साइज है वो 3 है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है दैट इज 2। तो ऑब्वियसली हम लोग, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमलिटी के लिए हम लोग आगे मूव करेंगे। तो ऑप्टिमलिटी के लिए आगे मूव करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कौन से रो में आपका क्या है, असाइंड 0 नहीं है। तो इस वाले रो में आपका असाइंड 0 नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। इसमें देखेंगे कौन सा अनअसाइंड 0 है, इसको हम लोग टिक करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा असाइंड 0 है, यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन अनअसाइंड 0 है, नहीं है, यहीं पे रुक जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है कि जो आपका अनटिक रो है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, और जो आपका टिक कॉलम है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। इन दोनों के हेल्प से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जीरोज हैं सबके आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगला मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगले मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करेंगे, जहाँ पे आपका लाइन नहीं है वहाँ पे मिनिमम डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 5 है,
अब इस 5 को इन सब में से माइनस करेंगे जहाँ पे लाइन नहीं है, और जहाँ पे लाइन क्रॉस हुआ उसमें ऐड करेंगे, और जहाँ पे लाइन सिंगल लाइन है वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा एज इट इज़, यहाँ पे ये भी 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, 5 - 5 0, 10 - 5 5, 20 - 5 15। अब हम लोग यहाँ पे क्या है एलोकेशन देंगे, यहाँ पे हम लोग एलोकेशन देंगे। इसमें आपका क्या है 2 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें सिंगल 0 है, असाइन करेंगे। क्रॉस मूव करेंगे, इसमें क्या है सिंगल 0, इसको असाइन करेंगे। क्रॉस, इसमें क्या है सिंगल 0 है, इसको असाइन करेंगे। ये आपका फाइनल असाइनमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया फाइनल असाइनमेंट हो गया। अब हम लोग क्या है इजीली यहाँ से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि असाइनमेंट 3 है, आपका साइज ऑफ मैट्रिक्स 3 है, तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग है 120, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग है 140, इसके करस्पॉन्डिंग है 125। इन सबको आप ऐड करेंगे 120, 140 एंड 125 को आ जाएगा आपका 385। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी थ्योरी है, पूरे इंडस्ट्रियल इंजन में जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कराए हैं, सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इजीली जो नंबर आपको मिला है वहाँ पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास एंड एंड of this complete industrial engineering class. Thanks for joining. Okay.